बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए 10th क्लास के मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 1 लेकर के आए हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विस्तृत हल। मॉडल सेट 1 क्या 7/20 का दशमलव प्रसार है। यहाँ पे देखिए 7/20 को हम लिख सकते हैं 7/2 × 5 यानी 2 का मतलब 4 × 5 करेंगे 20। तो एक नियम है कि परिमेय संख्या का अधिहर 2m × 5n के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यह भी उसी श्रेणी का है, अर्थात इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का मस 5 तथा लस 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। माना कि दूसरी संख्या 22 है, तो क्या होगा। पहली संख्या 15 गुने दूसरी संख्या 22 बराबर होगा इन दोनों का मस गुने लस, यानी 105। अगर 22 का मान निकालना है तो 15 गुना में है, इसको दूसरी तरफ ले आए, 3 से भाग देंगे, 3 × 9, 3 × 5 15, अर्थात दूसरी संख्या जो होगी 35 होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए ऑप्शन बी में √3/5 का अंडर रूट करेंगे, तो और फर्दर इसे तोड़ा नहीं जा सकता। √3/5 ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि दोनों अपरिमेय संख्या है और इसे सरल नहीं कर सकते, रूट इसका नहीं हट सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। इतना का सरलतम रूप है। देखिए सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए अगर बहुत बड़ी संख्या है तो इसका एक और तरीका है कि इन दोनों का अंश और हर का HCF निकाल लें। HCF निकालने के लिए तो आप जानते हैं, बड़ी संख्या को बीच में रख दीजिए, छोटी संख्या से भाग देंगे। एक बार भाग देंगे 188, ये हो जाएगा 2, 8 × 3 = 11, 32। छः बार 6 × 18 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लगेगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, 160, ये आ जाएगा 28। 32 में भाग दें, एक बार लगेगा, 28 × 4 = 28। अर्थात 4 से ये दोनों डिवाइड करेंगे तो इसका सरलतम रूप होगा। 4 से ऊपर को डिवाइड करें तो 4 × 16, 4 × 7 = 28, नीचे भी 4 से भाग देते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, अर्थात 47/55 इसका सरलतम रूप होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप होगा। पूर्णांक p है, यानी कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, 0 से लेकर करके 1 2 3 इन्फिनाइट तक। तो देखिए सबसे छोटा 0 के लिए हम किस में रखेंगे तो उसका विषम मिलेगा। जैसे पहला वाला में हम 0 रखते हैं तो पहले हमारे पास विषम संख्या 1 मिलेगी। अगर 1 रखते हैं p के जगह पे तो आ जाएगा 3, 2 रखेंगे तो 5। बिल्कुल ये सभी विषम संख्या है,
तो पहला ही रूप सही होगा, यही फॉर्म सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इतना बराबर क्या, इसे प्रमेयीकरण करना है। देखिए यदि x बराबर इतना मान लें तो क्या होगा, 10 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x बराबर इसे हम लिख सकते हैं 4.47 पर रेक्री। सॉरी 4.77 पर रेक्री। तो आप दोनों को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 4.7 और 7 पे रेकरिंग, तो नीचे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.3 यानी x का मान आ जाएगा 4.3/9। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 अर्थात 43/90। तो यह देखिए 43/90 ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हों तो इसका मान क्या होगा। ये देखिए हम द्विघात बहुपद में अगर शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद का रूप होता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। उसी तरीक़ा से त्रिघात बहुपद का रूप होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर 3 शून्यक हों तो इतना x² प्लस इसको 2 करके गुना करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इतना x, फिर 3 करके जोड़ करें और उसको माइनस, एक बार माइनस प्लस फिर माइनस, तो 3 करके करेंगे तो अल्फा बीटा गामा एक साथ आ जाएगा, इतना है। तो इसमें जब कह रहा है अगर ये लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये 2 करके योग कहाँ पे मिलता है, हमारा c के साथ में x का गुणज के साथ में मिलेगा, तो इसका मान हो जाएगा c/e, जो कि ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद इतना के शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। तो यह हम जानते हैं कि -b/a होगा, तो -5/a करेंगे। अच्छा माइनस लगाना है तो ये तो b का मान आ गया -b/a, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुपद इतना के शून्यक हैं। देखिए x² माइनस 5, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 5, x का मान हो जाएगा √5, जो कि प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग की बात कर रहा है, तो यानी a प्लस b जो कि शून्यक है, शून्यकों का योग बराबर हम जानते हैं -b, यानी -3/a के जगह पे 1, अर्थात इसका मान 3 आएगा। इसका मान आप भर दें 4, और a प्लस b के लिए अभी निकाले हैं 3, तो 4 दिया यह 12 हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? देखिए आप तो सभी को एक एक करके देख लेंगे। अंडर रूट एक्स इसके कारण नहीं हो सकता, इसको जब आप करेंगे मानक रूप में लिखने की कोशिश करिए तो यह त्रिघात बहुपद आ जाएगा। यह भी नहीं होगा क्योंकि यह एक्स एलसीएम लीजिए इधर आएगा तो यह घात 3 में बदल जाएगा। ठीक है, इसमें यह त्रिघात बहुपद है, नहीं होगा। डी में आप चलिए, इसमें एलसीएम आप लीजिए तो आ जाएगा एक्स एलसीएम ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। यह एक्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, गुना हो जाएगा, सबको एक तरफ कर दीजिए यानी मानक रूप में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा एक द्विघात समीकरण जो कि ऑप्शन डी में है। यही पूछा जा रहा है कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होंगे? देखिए पहला का रेखा दूसरा का रेखा, तो इसमें कोई भी रेखा कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों में है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जब आलेख समांतर रेखाएं हों तो उसका कोई हल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान है। अद्वितीय हल होने के लिए हमारे पास कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अब देखिए a1 का रेशियो 3 और दूसरे का 2 यानी 3/2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 यानी k/5। 2 के बराबर नहीं होना चाहिए 15 के, यानी 2 को दूसरी तरफ ले आए यानी k का मान 15/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें डी का मान निकालना चाहिए। डी का मान होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे देखें b², यहाँ पर x का गुणज, तो x इसमें है ही नहीं अर्थात ये 0 है, माइनस 4a के जगह पे 9 और c के जगह पे -1 इतना। तो देखिए कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यह प्लस में होगा। तो जब t का मान देखिए 36 यानी कि यह 0 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसका मान वास्तविक और असमान होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर डी जो होता है वह बराबर होता है b² माइनस 4ac का। तो यहाँ पर देख लीजिए b किसको कहते हैं, x का गुणज। यहाँ पर देखिए e है, तो यहाँ पर b² न दे करके यहाँ पर a² होगा माइनस 4a हम मानते हैं x² का गुणज को, अर्थात यहाँ पर b होगा और c मानते हैं जिसमें x ना हो, तो इसमें विविक्तिकर होगा a² माइनस 4bc, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी उसको भी जिसके बीच का अंतर बराबर रहे। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए -4 का है, इन दोनों के बीच का अंतर -4, इन दोनों के बीच -4, बाकी ऐसा किसी में नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, फिर 8 का अंतर बराबर नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इन सब में भी देख लीजिए नहीं होगा किसी में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन डी वाला समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी
किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है? Sn मतलब n पदों तक का योग। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1d, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होता है, बी वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा? यानी S24 हमें निकालना है। तो फार्मूला अभी इससे पहले हम देखे थे, आया था n/2। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी 2a प्लस n-1d का। तो यहाँ पर देखिए n यानी पदों की संख्या 24 है, तो 24/2। 2a यानी पहला पद का दुगुना, तो 5 है, तो 5 का दुगुना करते 10 प्लस n-1 यानी पदों की संख्या में से 1 घटा दें, ये आ जाएगा 23। d यानी दो पदों के बीच का अंतर, यह 3 है। 24 को 2 से भाग दें 12, अर्थात 12 गुने ये आ जाएगा 69 प्लस 10 करते हैं 79, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1 7 दूनी 14 और 9 23 1 24 2 और 7 2 9, 948 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 109 है? देखिए, मान लिया कि Tn टर्म 109 है, तो Tn टर्म का सूत्र होता है a प्लस n-1d। यही का होता है, इतना बराबर कह रहा है 109। तो पहला पद 4 प्लस n-1d के जगह पे दो पदों का अंतर 5 का है, बराबर 109। अगर 4 को हटा दिए तो क्या हो जाएगा? 4 इधर से माइनस हो जाएगा। तो देखिए n-1 इंटू 5 बराबर 109 में से 4 माइनस कर दिए 105। 5 को दूसरी साइड में ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा 5 दूनी 10 1 21। n-1 बराबर 21, इसलिए n का वैल्यू आ जाएगा 21 प्लस 1 बराबर 22, अर्थात 109 जो होगा वो 22वां पद होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ABC तथा PQR समरूप हैं, जिसमें कोण A 42 डिग्री तथा कोण R 80 डिग्री हो, तो B बराबर क्या होगा? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, कोण A 42 डिग्री, कोण R यह 80 डिग्री है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए क्या होगा? ABC का लास्ट पॉइंट C और PQR का लास्ट पॉइंट R, यानी कोण R जो बराबर होगा C के, अर्थात यह भी 80 डिग्री। तो इसका मान त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलाकर करके 100 डिग्री होना चाहिए, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा? ये 100 में से 42 डिग्री हम माइनस कर दें, यानी कि 58 होना चाहिए, तभी तीनों का योग 180 डिग्री हो पाएगा। तो जो कि ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ई सी 5 सेंटीमीटर, तो कोण सी कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी 13 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग किया, अर्थात ये जो होता है वो समकोण त्रिभुज में होता है और कर्ण के सामने की भुजा समकोण होती है। ए बी की लंबाई 13 है, अर्थात ए बी भुजा के सामने का कोण सी होगा जो कि 90 डिग्री होगा। ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी के। त्रिभुज ए बी सी डी ई भुजा बी सी के समांतर है। ए डी 3, डी बी 4। यदि ए सी यानी पूरी की लंबाई 15 है तो ए ई की लंबाई इतना बराबर 8। तो अगर पूरा इधर भी बात करना चाहें तो 3 + 4 यह 7 होगा। तो देखिए थेल्स पर में से क्या होता है कि समांतर रेखा जब खींची जाती है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात इधर जब हम 3/7 करेंगे तो उधर हो जाएगा ए ई की लंबाई जो पूछ रहा है बटे पूरी लंबाई ए सी की लंबाई 15। तो इस तरीक़ा से हमारे पास ए ई की लंबाई मिल जाएगी, यह 15 × 45 बटे 7 × 42 इतना सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर ए भुजा बटे पी क्यू। तो यहाँ पे इस कोण के लिए लेकर के चलेंगे तो यह हो जाएगा बेस आधार और यह हो गया हाइट, यानी जिसको बी और पी से सूचित करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं b/p यह होता है कॉट थीटा के, यहाँ पे थीटा के जगह पे एंगल एल्फा दिया हुआ है तो कॉट एल्फा होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिंदु -12 -15 किस पाद में होंगे जब दोनों निर्देशांक x और y दोनों माइनस में हो तो यह तृतीय पाद में होगा। ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, या देखिए इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। पहला बिंदु कह रहा -40 x पर -4 और y पे 0 यहाँ पे, अर्थात मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी 4 इकाई और दूसरा बिंदु 0,3 x पे 0 और y पे 3, यानी इसकी यह मूल बिंदु से ऊंचाई 3 और तीसरा जो है ये मूल बिंदु दिया हुआ है, जिसमें मूल बिंदु हुआ है उसको इस तरीके से निकालें। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक आधार और ऊंचाई क्रमशः 4 और 3 है तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार 4 गुने ऊंचाई 3 यानी 3 दूना 6 वर्ग इकाई होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो इस तरीक़ा से भी निकाल सकता है। बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। ये इस फार्मूला से नहीं, x1 माइनस इंटू y2 माइनस y3
x2/3 माइनस y1 प्लस सब जगह होता है x3/1 माइनस y2। इसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकालेंगे आंसर वही आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदु 5, 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु का नियामक निर्देशांक हम जानते हैं 0, 0 होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम जानते हैं x नियामकों का अंतर 5 होगा, 5 का वर्ग कर दें, प्लस y नियामकों का अंतर ये भी 5 होगा, इसका वर्ग कर दें, तो ये आ जाएगा 25 + 25 का हो अंडर रूट यानी अंडर रूट 50, जिसे हम कह सकते हैं 5√2, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु 6, 10 की कोटि क्या है? पहले वाला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है, तो इसमें कोटि पूछ रहा है, तो कोटि 10 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बराबर x नियामकों का अंदर 5 माइनस 9 करेंगे, तो ये आ जाएगा -4 का वर्ग कर दें, प्लस y नियामकों का अंदर 2 माइनस 5 करेंगे, -3 इसका स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा 16 + 9 यानी 25 का अंडर रूट बराबर 5, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र है x नियामकों का योग का आधा, अर्थात -7 + 4/2 और दूसरा 5 + 2/2, यही होगा। इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा -3/2 और 7/2, यही मध्य बिंदु के नियामक होंगे। ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि tan θ = 12/5 तो sin θ का मान क्या होगा? tan θ हम जानते हैं यह होता है p/b। p और b का मान दिया हुआ है, तो h का मान हम निकाल सकते हैं। यह p² यानी 12 का स्क्वायर प्लस b² यानी 5 का स्क्वायर होल का अंडर रूट करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये 13 आएगा, यानी h की वैल्यू 13। तो sin θ का मान बराबर होता है, यह हम जानते हैं p/h के, तो p का मान 12 और h की जगह पे 13 यानी 12/13 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1 + sin a × 1 - sin a किसके बराबर होगा? देखिए ये a + b × a - b के भी फॉर्मूला पर है, तो इसे हम लिख सकते हैं a² - b² यानी कि sin a²। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, यानी 1 - sin a²। ये इसे हम लिख सकते हैं cos a²। तो यह ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, tan 57 डिग्री बटे cot 33 डिग्री। देखिए साइन और कॉट उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और एंगल का योग 90 डिग्री है, तो इसका मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 36, इसे हम लिख सकते हैं 5 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। इतना का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 5 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है? cos 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि यह होता है √3/2, और ऑप्शन में sin 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो sin थीटा से इसका स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात इस सिर्फ sin थीटा बचेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि sin P बराबर sin Q तो P और Q न्यूनकोण हों तो? देखिए, sin P बराबर sin Q तभी हो सकता है जब इसका कोण का मान भी बराबर हो, अर्थात P/Q होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है sin ए, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो sin एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अर्थात sin 45 ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। sin 90 डिग्री का मान हम जानते हैं 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है, मान लिया कि ये ऊंचाई है, और सूर्य का उन्नयन कोण यह कह रहा है कि 60 डिग्री है। इसकी छाया इतनी लंबी जो बन रही है यह 30 मीटर के बराबर। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या है? ऊंचाई और आधार से संबंधित हम जानते हैं tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर हो जाएगा h/, आधार यहाँ पे 30 मीटर, इससे हमें मिल जाएगा, फिर यह गुना करते हैं h बराबर 30√3 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। दो खंभे हैं, एक 6 मीटर और दूसरा 11 मीटर। इनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके सिरों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ये क्या होगा? तो अब देखिए, 6 मीटर इसका यहाँ से आधार के समांतर एक रेखा खींचे तो यह भी 6 मीटर हो जाएगा। तो बाकी बचा कितना? 5 मीटर इधर, और चूँकि दोनों के पादों के बीच 12 मीटर की दूरी है तो यह भी 12 मीटर हो जाएगा। अर्थात एक समकोण त्रिभुज मुझे मिल जाएगा जिसका दो भुजा 12 मीटर और 5 मीटर यह समकोण बना रही है। तो इसका कर्ण का मान आ जाएगा हल करने पे 13 मीटर। यही दोनों बिंदुओं शीर्षों के बीच की दूरी होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन
सी होगा 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44, किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर तो PS बराबर 8। प्रश्न को समझते हैं। एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, PR और PS। PR की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, अर्थात ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, यानी PS का मान भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, दी गई आकृति में AOB यह कोण 115 डिग्री कह रहा है। कोण APB इस कोण का मान क्या होगा? चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों मिला करके हमें होना चाहिए टोटल 180 डिग्री। उसमें से ये कोण 115 डिग्री है, तो शेष मेरा ये जो पूछा जा रहा है वही कोण होगा। तो इसको माइनस करते हैं तो 5 और यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, अर्थात 65 डिग्री का यह कोण होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1 और 2 हो सकते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 2 होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगी। क्वेश्चन नंबर 47, दी गई आकृति में x का मान होगा। चूँकि देखिए सी बिंदु से स्पर्श रेखा इधर 6 सेंटीमीटर, तो यह भी 6 सेंटीमीटर आएगा। देखिए इन दोनों में से यह 10 है, तो इसका मान भी 10 होगा। कह रहा है कि पूरा की लंबाई 20 है, तो इधर वाला हिस्सा भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो चूँकि यह स्पर्श रेखा है तो इधर वाला भी 10 होगा। तो यह पूरी लंबाई जो कि x कहा जा रहा है, इसका मान होगा 10 + 6 यानी कि 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। जब भुजा का अनुपात दिया हुआ है समरूप त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका वर्ग होता है, अर्थात 4 का वर्ग करेंगे 16 और 9 का वर्ग करेंगे 81। यह 16:81 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। दो वृत्त, मान लिया कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr1², त्रिज्या r1 है, और दूसरा का πr2²। यह कह रहा है कि 9:1 है। इसे हम लिख सकते हैं 3²/1², अर्थात हम लिख सकते हैं r1/r2 का मान जो होगा वह 3:3/1 होगा, अर्थात 3:1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 डिग्री पाई × πr²। चूँकि यह ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा करें कि इसमें 2πr² और नीचे भी ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना करते हैं, कोई अंतर नहीं, तो यह हो जाएगा θ/2 × 360 करेंगे, यह हो जाएगा 720 डिग्री × 2πr²। तो एक ही बात है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 51, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं, √2 ये होता है, जहाँ ये भुजा उसकी होती है। तो इतना बराबर कह रहा है 16√2 सेंटीमीटर। √2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल, यानी ए का मान आएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है। घनाभ का आयतन का सूत्र है वॉल्यूम भी बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। तो देखें 15 गुने 12 गुने 4.5 यानी 45/10 इसको लिख सकते हैं। इतना सभी सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर काटते हैं। 5 × 15, 5 दूनी 10, 6 × 18, 95 का 0, 9, 18 × 72 और 9 81, 810 घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। व्यास दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा यानी 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई r² h। देखिए इसमें पाई लगा हुआ है तो पाई को हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, पाई रहने दें। r² की जगह पर 5 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ऊंचाई 12, जो भी आएगा सभी सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर होगा। 3 चौक 12, 25 गुने 4 करेंगे, यह 100 और पाई लगा दें, इतना घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल होता है 2πr h, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोला है, बना लिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πr² होता है। चूँकि यह अर्धगोला है तो यह भी एक वृत्त की भांति होगा, समतल। इसका क्षेत्रफल πr² के बराबर होगा, यानी कुल क्षेत्रफल ये दोनों का योग कर दें, इसका और इसका, तो πr² + 2πr² बराबर हो जाएगा 3πr²। यही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब इसका मान निकाल देना है, पाई इसमें लगा रहने दीजिए, तो हो जाएगा 3πr² की जगह पे इतना व्यास है, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 49 इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब गुना कर दीजिए तो यह आ जाएगा 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56, इतना का बहुलक है। इन सब में जो अधिकतम बार आया है वही बहुलक होगा। तो देखिए 2 सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया है,
यही इसका, इससे ज़्यादा कोई नहीं आया है, तो इसका बहुलक होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 130/2। इसको हल करेंगे 120 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मानक विचलन नहीं होता, बाकी सब होता है। बहुलक, माध्य, माध्यिका तीनों है, तो इसका आंसर होगा मानक विचलन। यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, एक पासे फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है। पासे फेंकने पर कुल जो घटना घट सकती है वह 6 तरह की घटना घट सकती है, ठीक है। और इसमें सम संख्या कौन कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6, अर्थात 3 तरह की अनुकूल घटना घट सकती है। तो इसकी प्रायिकता अनुकूल घटना बटे कुल घटना 3 दूना 6, अर्थात 1/2 होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।